बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जेई जो 2024 में एग्जाम होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह फॉर्म आज ही रिलीज हुआ है, तो इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, इसके बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। तो जो नोटिफिकेशन आपको एसएससी की साइट से डाउनलोड होगा वो कुछ इस तरह का होगा। मैं इसको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। जो जरूरी चीज़ें हैं इसमें जो आपको फॉर्म भरते वक्त चाहिए उनके बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले जो इस फॉर्म की डेट है वह 28 मार्च 2024 से स्टार्ट होगा और 18 अप्रैल 2024 तक चलने वाला है। लास्ट डेट सभी ध्यान रखें, 18 अप्रैल से पहले पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फी वगैरह सबमिट करके कंप्लीटली अपने फॉर्म को फिलअप कर दें। लास्ट डे 19 तारीख की फी पेमेंट का इंतजार ना करें। बाई चांस सर्वर बिजी हो गया तो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ में जो आपको अगर फॉर्म में कोई करेक्शन करना है, आपसे कोई गलती हो गया है तो उसकी भी इसमें ऑप्शन मिलेगी आपको। आप 22 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में मैक्सिमम 2 टाइम्स करेक्शन कर सकते हो, जिसकी अलग से फीस भी आपको देनी पड़ेगी। तो इसलिए बेटर यही है कि अभी समय है, अभी जस्ट फॉर्म स्टार्ट हुआ है, आराम से तसल्ली से फॉर्म भरो, आपको कोई गलती हो ही ना और आपका आसानी से कोई प्रॉब्लम आपको भविष्य में ना हो। इसके अलावा इन्होंने एग्जाम डेट की टेंटेटिव डेट दे रखी है 4 जून से 6 जून के बीच में। पेपर फर्स्ट की, पेपर सेकंड की अभी कोई डेट नहीं है, तो ये पेपर का आपका चेंज भी हो सकता है क्योंकि अभी चुनाव भी चल रहे हैं। चुनाव के रिजल्ट वगैरह भी उस समय घोषित होंगे 4 तारीख के आसपास, तो प्रोबेबली डेट ये शिफ्ट भी हो सकती है। तो ऐसा भी हम एग्जाम के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है टेंटेटिव डेट, टेंटेटिव शेड्यूल लिखा हुआ है कि चेंज भी हो सकता है। तो ये तो होगी एक जनरल बात जो इसमें दी गई है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन सी इंजीनियरिंग की ब्रांच एलिजिबल होती हैं। तो इसके अंतर्गत 3 ब्रांच सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के छात्र ही एलिजिबल होते हैं। ज़्यादातर वैकेंसी इसके अंदर सिविल के छात्रों की होती हैं और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी उतनी नहीं होती जितनी सिविल वालों की होती हैं। तो बाकी अगर हम बात करें तो 3 ब्रांच इसके लिए एलिजिबल हैं, जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के नाम से ये पद निकलता है। और यह ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है, जिसका आपका पे मैट्रिक्स पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग पेमेंट इसकी होती है, लेवल 6 की इसकी पेमेंट है। अब हम चलते हैं क्या क्या पोस्टें हैं इसके अंतर्गत और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो भी फाइनल ईयर में है, या तो बीटेक फाइनल ईयर में है या डिप्लोमा फाइनल ईयर में है। उन लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। कुछ को लगता है कि जो डिप्लोमा कर चुके हैं उनको कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस फॉर्म को भरने में, उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म निकालता है। चूंकि एसएससी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट वैकेंसीज बताते हैं। जैसे इसमें बीआरओ हो गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, या एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, सीपीडब्ल्यूडी हो गया, सीपीसी हो गया। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी एसएससी को अपनी रिक्वायरमेंट बताती हैं। एसएससी इनके हिसाब से पोस्ट निकालता है और इन्हीं यही लोग अपने अकॉर्डिंगली कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या उसका अनुभव होना चाहिए, उसके बारे में भी बताते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर सबके लिए अलग अलग है, सबका एज क्राइटेरिया भी अलग अलग है। तो पहले अगर मैं बात करूँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसमें जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों के लिए इसके अंदर अंतर्गत वैकेंसी है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग अगर आप सिविल की बात करोगे, या फिर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। लेकिन अगर आप 3 ईयर डिप्लोमा के आधार पर भर रहे हो तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए प्लानिंग, एग्जीक्यूशन या मेंटेनेंस वगैरह के वर्क से संबंधित। आपने किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में वर्क कर रखा हो या कहीं पर भी आपने ये कार्य किया हो, किसी रिसर्च लेबोरेटरी में वो कार्य किया हो। बस ध्यान क्या रखना है आपको कि आपका जो ये अनुभव है ये आपके डिप्लोमा के बाद का होना चाहिए, तभी ये कंसिडर होगा। कई बार लोग क्या करते हैं कि साथ में हम डिप्लोमा कर रहे हैं और हमने कोई प्रोजेक्ट करने लग गए, उसको कंसिडर ये नहीं करेगा। जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है उसके बाद आपने 2 साल अगर किसी ऐसे कार्य में अपना अनुभव आपके पास है तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो इसमें सभी लोग ध्यान से इस चीज को समझें। और जो लोग डिग्री हैं, जिनके पास बीटेक की डिग्री है, जो सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक की हैं, उन लोगों को इस अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है, वो सीधा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम एज इसके अंदर 30 साल की होती है, यानी कि 30 साल तक कैंडिडेट इसको फॉर्म को फिलअप कर सकता है। उसी प्रकार यही सेम कंडीशन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए, या तो आपके पास डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल होनी चाहिए, या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, आपने बीटेक डिग्री नहीं कर रखी है, तो ऐसी स्थिति में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल वर्क्स या इलेक्ट्रिकल से संबंधित। और फिर से मैं ये बात रिपीट करूंगा, ये अनुभव आपका डिप्लोमा पूरा होने के बाद का होना चाहिए। डिप्लोमा के साथ का कोई भी अनुभव कंसिडर नहीं होगा। और एज इसकी भी 30 ईयर है। तो ये तो बात हो गई बीआरओ के बारे में, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऐसी एक वैकेंसी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन्होंने जेई सिविल की वैकेंसी निकाली है। इसमें
3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। और यहां पर देखो अनुभव की कंडीशन नहीं लिखी है, यानी कि एक्सपीरियंस नहीं बोला है। तो हमारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने केवल अभी डिप्लोमा जस्ट पास किया है या अभी जो अपियरिंग में है वो लोग भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं। जो लोग अपियरिंग में, उनके लिए भी मैं बाद में बताऊंगा कि उनके लिए क्या कंडीशन होती है, उनको कब तक अपना जो सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है वो उनका कब तक पूरा होना चाहिए, उसके बारे में भी मैं इसी वीडियो के अंतर्गत थोड़ा बाद में बताऊंगा। हालांकि वो लोग भी जो अभी फाइनल ईयर में है यानी डिप्लोमा फाइनल ईयर में, वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज उनके 30 साल से कम होनी चाहिए, यानी कि अप टू 30 ईयर तक एज होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सेंटर वाटर कमीशन यानी CWC। इसमें जेई मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए वैकेंसी है। इसके अंतर्गत आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीटेक या तो आप हो या फिर आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपके पास हो, दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी एक कंडीशन हो और इसमें भी कोई अनुभव नहीं मांगा गया है। इसको भी जो बच्चे बीटेक फाइनल ईयर में है या डिप्लोमा फाइनल ईयर में है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे ही सिविल वालों के लिए सेम कंडीशन है। उसके बाद हम CPWD के बारे में बात कर लेते हैं। CPWD में इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों के लिए वैकेंसी है। इसमें सीधा सीधा मांगा है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी कि जेई इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ब्रांच एलिजिबल है, यानी कि इसमें दोनों ब्रांच वाले पर्सन भर सकते हैं और इसमें भी कोई अनुभव नहीं मांगा गया है। उसी प्रकार सिविल वालों के लिए भी केवल डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, इसमें भी कोई अनुभव नहीं मांगा गया है। यानी ऐसे छात्र भी भर सकते हैं जो अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, जिनको 1 साल या 2 साल जस्ट पास आउट हुआ है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो फाइनल ईयर में है अपने डिप्लोमा के, वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। इसके लिए जो एज है वो एज बार वो अधिकतम 32 साल तक का दिया हुआ है। इसी प्रकार हम जब आगे चलते हैं तो सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें जेई इलेक्ट्रिकल एंड सिविल के लिए वैकेंसीज हैं। इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और सिविल इंजीनियरिंग मांगा है। तो इसमें भी ऐसे कैंडिडेट जिनका अनुभव नहीं है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, सेम पहले जैसे कंडीशन जो अभी मैंने ऊपर बताई। उसके बाद हमारा ये DGQA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वैकेंसी होती है। जेई मैकेनिकल और जेई इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी होती है। इसमें डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए और यहां पर भी 2 साल का अनुभव आपका मैकेनिकल फील्ड के अंतर्गत मांगा गया है। तो इसको वही छात्र भर सकते हैं जो जिनके पास या तो डिप्लोमा, जिनके पास या तो डिग्री हो बीटेक मैकेनिकल की, या फिर अगर उन्होंने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के बाद उनका 2 साल का अनुभव उस मैकेनिकल से संबंधित किसी भी इंडस्ट्री में हो चुका हो, वही इसके लिए एलिजिबल है। और यही सेम कंडीशन हमारी इलेक्ट्रिकल वाले छात्रों के लिए यहां पर होती है। अब हम और अगर नीचे जाएं तो फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकली है जिसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मांगा है और कोई अनुभव नहीं मांगा है। तो इसमें भी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है या जिनको अभी 1 साल डिप्लोमा पास आउट हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिमिलरली फरक्का बैरेज में सिविल वालों के लिए भी वैकेंसी है, तो सिविल वाले भी इसी कंडीशन को फॉलो करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम बात करें MES की, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की, जिसमें काफ़ी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जाते हैं, सिविल वाले बच्चे भी जाते हैं, तो उसके लिए कंडीशन है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और यदि आपके पास डिप्लोमा है, 3 साल का डिप्लोमा आपने किया है, तो आपके पास 2 वर्ष का अनुभव भी इस संबंधित कार्य से होना चाहिए। यानी इसको भी वही बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जिन्होंने अपने डिप्लोमा के बाद कुछ अनुभव ले रखा है, किसी इंडस्ट्री में 2 साल का वो काम कर चुके हों। और ये बात मैं फिर से बता दूं, ये अनुभव सिर्फ वही मांगा जाएगा जो आपने डिप्लोमा पूरा करने के बाद किसी इंडस्ट्री में काम किया हो, वही अनुभव ये काउंट होगा। तो यहाँ पे वही छात्र इस फॉर्म को भरें जिनका इंडस्ट्री के अंतर्गत 2 साल का अनुभव पूरा हो चुका है आफ्टर योर डिप्लोमा। और जो लोग बीटेक है वो सीधा इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनको कोई अनुभव की आवश्यकता इसके अंतर्गत नहीं है। सेम कंडीशन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए जो भी मैंने सिविल वालों के लिए बताई MES में यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो यहाँ पर भी वही इस कंडीशन है। इसके अलावा एक वैकेंसी हमारी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO में जेई सिविल वालों के लिए आती है। इसमें भी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी यहां पर भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अभी फाइनल ईयर में हैं या जिनको 1 साल का अनुभव है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये तो बात थी कि कौन इसके लिए एलिजिबल है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई आपको जो ये फाइनल ईयर में स्टूडेंट है, चाहे कोई बीटेक फाइनल ईयर में है या फिर कोई डिप्लोमा फाइनल ईयर में, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी, उनको कब कब उनका सर्टिफिकेट पूरा होना चाहिए। तो देखो इन्होंने सीधा सीधा ये बात बता रखी है अपने इंस्ट्रक्शन के अंदर कि जिस भी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूरा होने के बाद का होना चाहिए। तो सीधा सीधा लिखा है द पोस्ट वेयर एवर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड सच एक्सपीरियंस मस्ट हैव बीन अक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिक्विजिट एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यानी जो भी मैंने आपको ऊपर बात बताई कि जब आप अपना डिप्लोमा पूरा कर लो,
उसके बाद का अनुभव आपका ये काउंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने डिप्लोमा के साथ में कहीं पर एक साल में आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर दिया, या कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो साथ में जॉब भी करते रहते हैं, वो सोचेंगे कि हम डिप्लोमा भी दिखा देंगे और जॉब भी दिखा देंगे, तो उनका ये नहीं चलेगा। ये मैं क्लियरली आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। इसके साथ साथ में इन्होंने लिखा भी है, फर्दर इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, रिसर्च एक्सपीरियंस आदि जो भी आपने किया है वो अगर आपने ऑब्टेन ड्यूरिंग द कोर्स, इस कोर्स के दौरान यानी डिप्लोमा के दौरान आपने अगर इसको गेन किया है तो वह कंसिडर नहीं होगा, शैल नॉट बी कंसिडर एज अ रिक्विजिट एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट अप्लाइड। तो ये ध्यान रहे, आप लोगों का डिप्लोमा पूरा होने के बाद जो अनुभव आपने लिया अगर वो 2 साल का है तो जहां जहां पे 2 साल का मैंने बताया वो लोग उसी फॉर्म को भरेंगे, नहीं तो उनका फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, और यदि वो गलत जानकारी देंगे तो वो बाद में सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये जरूरी जानकारी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसको आप सभी लोग ध्यान से समझें और अकॉर्डिंगली काम करें। अब हम बात करते हैं रिक्विजिट क्वालिफिकेशन की। तो जब आप लोग जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उन सेलेक्टेड कैंडिडेट के सभी मार्कशीट, हर ईयर की डिग्री मार्कशीट, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा के जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सभी वेरीफाई किए जाते हैं, चेक होते हैं। और खास बात क्या है कि जो लोग फाइनल ईयर में है, जैसे जो लोग बीटेक फाइनल ईयर में या डिप्लोमा फाइनल ईयर में जिनके अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आए हैं, उनके लिए जो आयोग एसएससी जो आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो एक कट ऑफ डेट निकालेगा। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा फाइनल, उसके आसपास की कोई कट ऑफ डेट निकालेगा, उस डेट तक आप लोगों के पास आपके रिक्वायर्ड जो एसेंशियल सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए। यानी जिनका बीटेक है उनके पास बीटेक के सर्टिफिकेट होने चाहिए, जिनके पास डिप्लोमा है उनके पास डिप्लोमा की मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए उस डेट तक। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अगर हम मार्च में बात करें और अभी जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं तो प्रोबेबली वो लोग एग्जाम जून या जुलाई में एग्जाम देंगे, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि इसका जो पेपर फर्स्ट का एग्जाम ही है वो एग्जाम ही मान के चलिए आप, जून इन्होंने टेंटेटिव बोला है, उस समय चुनाव भी है, तो चुनाव की वजह से हो सकता है कुछ एग्जाम पीछे चले, और ये पूरा जो प्रोसेस आपका जाके दिसंबर तक लगभग ये होगा जब तक वो फाइनल डेट को निकालेंगे, दिसंबर या नवंबर या अक्टूबर इस रेंज में निकालेंगे। तो संभवतः तब तक आप लोगों के जो फाइनल ईयर में उन लोग के एग्जाम भी हो चुके होंगे और उनका रिजल्ट भी आ चुका होगा, और क्योंकि रिजल्ट आने में 1 से 2 महीना लगता है। और बाई चांस यदि आपकी मार्कशीट फाइनल नहीं है तो आपको प्रोविजनल भी मिल जाता है, प्रोविजनल भी उस समय पे जमा कर सकते हो जिसमें आपको कुछ समय मिल जाएगा, फिर आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगा सकते हो। तो ऐसे कैंडिडेट जो भी फाइनल ईयर में है और जिस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो इस चीज को ध्यान से समझें कि आप भी इसको भर सकते हो, बस कंडीशन इतनी है कि आपकी कोई बैक ना आ जाए। पता चले आपकी बैक आ गई तो आपका डिप्लोमा या डिग्री आपका एक सेमेस्टर के लिए, 1 साल के लिए एक्सटेंड हो गया, तो ऐसी स्थिति में आप उस सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद जो भी आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे मैंने बता दिया कि जो भी आपने प्रूफ करना है, आपको दिखाना है, वो कट ऑफ डेट जो आपकी होगी, जो आयोग बताएगा कट ऑफ डेट अब जो आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी उसके आसपास की कोई डेट होगी, अभी ये डिक्लेयर नहीं की है उसने, तो उसके पहले पहले आपके पास वो सर्टिफिकेट आ जाने चाहिए। जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो डिप्लोमा वाले हैं वो डिप्लोमा के, जो बीटेक वाले हैं उनके पास बीटेक की वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर ये वैकेंसीज हैं, टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, अभी ये चेंज भी हो सकती हैं थोड़ी बहुत कि किस पद के लिए कितनी वैकेंसी है। तो जैसे BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए पहले कंडीशन है फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, यहाँ पर केवल मेल कैंडिडेट यानी पुरुष अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है। कि इसके पीछे कारण होता है क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके सर्विस होती है वो बॉर्डर एरियाज के अंतर्गत होती है, तो इस वजह से यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी नहीं है, केवल यहाँ पर मेल कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी है। उसके साथ साथ में मेल कैंडिडेट का इसके BRO के अंतर्गत फिजिकल टेस्ट भी होता है। आप लोगों का 1 माइल का 7 मिनट के अंतर्गत आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, जो उसको पास करेंगे वही इस पद के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो इससे बाहर हो जाएंगे। और इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, सिविल वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही वैकेंसी 438 वैकेंसी है, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए 37 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा और आप देख सकते हो ब्रह्मपुत्र में 2 वैकेंसी हैं टोटल, और CWC में 12 वैकेंसी है मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए 120 हैं, CPWD में 121 है। तो ये पूरा एडवर्टीजमेंट आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होगा, आप आयोग से डाउनलोड करके वैकेंसी देख सकते हो। हालांकि अभी MES की वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की है, इसके बारे में बोला गया है वैकेंसी टू बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्सेस, यानी कुछ समय बाद अकॉर्डिंगली वैकेंसीज यहाँ पर आ जाएंगी, इस MES को कितनी रिक्वायरमेंट है। तो जो भी है वैकेंसी आप उसको देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपनी ब्रांच के अंतर्गत। अब ये कुछ जनरल आपके रिजर्वेशन से संबंधित चीज़ें, इनको भी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आपकी कैटेगरी से संबंधित है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। मैं जो जरूरी चीज़ें हैं उसी पर डिस्कस करता हूँ। आप जब फॉर्म को भरेंगे तो आपके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए, तो या तो नेपाल का हो या इंडिया का हो या भूटान का हो, तो ये कंडीशन आप एक बार देख लीजिएगा क्यों आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। अब अच्छा, सबसे मुख्य बिंदु एज का क्राइटेरिया। सबसे पहले सब लोग
ध्यान रखें, एज आपका आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट यानी जो आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, 10th सर्टिफिकेट है, उससे काउंट की जाती है आयोग द्वारा, उसी से एज काउंट होगी। तो जो आपकी एज आप हाई स्कूल सर्टिफिकेट में, वही आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। वो एज आपका जो एज है जहाँ पे 30 साल के एलिजिबल, क्योंकि कुछ फॉर्म ऐसे हैं जिसमें 30 साल का तक अधिकतम एज मांगी गई है, और कुछ फॉर्म ऐसे हैं जिसमें 32 साल अधिकतम एज मांगी गई है। तो जहां पर 30 साल है वहां पर आपका जन्म तिथि इन दोनों तारीख के बीच में होना चाहिए। यानी इसने बोला है कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1994, यानी 2 अगस्त 1994 से पहले उसका जन्म ना हो और इस तारीख के बाद ना हो। यानी इन दोनों डेटों को इंक्लूड करते हुए इनके बीच में जो भी समय है वो सभी लोग एलिजिबल हैं। उसी प्रकार 32 साल वाले में ये लोग सब एलिजिबल हैं। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा, क्या वो इस रेंज में या इनके अंतर्गत है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और जो जिसकी कैटेगरी है उसके हिसाब से उनको रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे SC/ST को 5 साल का मिलता है, OBC को 3 साल का मिलता है, तो वो आप अपनी कैटेगरी के अंतर्गत देख सकते हो। ये मैंने आपको बता ही दिया कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए। वही आप आयोग में अंतर्गत जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत कर दी तो आपका रिजेक्शन हो सकता है। कोई आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ नहीं डालेगा, कोई अपने पैन कार्ड की नहीं डालेगा, सिर्फ किसकी डालनी है, जो आपकी हाई स्कूल पर है। और यदि आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड पे हाई स्कूल से अलग भी हो रही है तो आप उस आधार कार्ड पैन कार्ड के भी पर भी आप करेक्ट करा लीजिए, और आपका जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है उससे आप डेट को मैच कराना है। क्योंकि एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो उस समय प्रॉब्लम हो सकती है, जब आपसे आइडेंटिटी मांगी जाएगी तो आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपके आधार कार्ड से मैच नहीं हुई तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, इसलिए अपना आधार कार्ड करेक्ट करा के रखिएगा। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। जो डिफरेंट कैटेगरी है, जैसे आपके SC/ST OBC या EWS है, उनके लिए जो सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स हैं वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनवाते हो, जो ऐसे छात्र हैं वो उसको बनवा के रखें। ऐसे जो EWS का प्रोसीजर है उसको फॉलो करके उस सर्टिफिकेट को बनवा के रखें, वो वैलिड डेट का होना चाहिए, उसी में आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तभी आप उसका फायदा उठा सकते हो। उसका कुछ इन्होंने फॉर्मेट दे भी रखे हैं, बाकी जो जो लोग इनका यूज करते हैं उनको सर्टिफिकेट पहले से पता है कि किस तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा। ऐसे आपका EWS का है, EWS का भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड हो, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम इस फॉर्म को भर रहे हैं, और उसमें जो भी कंडीशन दे रखी है ये कंडीशन उस डेट तक फुलफिल होनी चाहिए। तो ये आप लोग जो सर्टिफिकेट का यूज करना चाहते हैं वो सभी इसको देख लें ध्यान से, इसको कंडीशन को देख लें। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई दिस एंड एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो अब से पहले SSC का फॉर्म भर चुके हैं वो लोग ऑलरेडी ssc.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, तो वो तो सीधा अपना फॉर्म पे जाएंगे और फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसे छात्र जिन्होंने कभी आज तक SSC पे फॉर्म भरा ही नहीं है, तो सबसे पहले वो लोग को क्या करना है, ssc.gov.in पर जाना है और आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप और भी फॉर्म इसके बाद वहां पर भर सकते हो। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप फ्यूचर में कोई भी फॉर्म यहां पर भर सकते हो। इसके अलावा जो कुछ ऐसे कैंडिडेट हो जिन्होंने पहले SSC पर रजिस्ट्रेशन किया हो लेकिन उन्होंने इस साइट पे कर रखा हो ssc.nic.in, वो भी इस समय फंक्शनिंग नहीं है, तो वो भी अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करें ssc.gov.in पर और अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें, जिससे कि भविष्य में SSC के अंतर्गत जिसमें भी आप एलिजिबल हो उस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। तो पहला काम आप सभी का ये रहेगा। उसके बाद आप इसको ऑफिशियली वेबसाइट को ssc.gov.in को ओपन करेंगे और अकॉर्डिंगली आप फॉर्म को भरना शुरू कर देंगे। हालांकि मैं अभी कल या परसों में एक सैंपल वीडियो कि कैसे कैसे इस फॉर्म को भरना है, क्या क्या चीज़ें आपको फिलअप करनी है, उसके लिए भी बना दूंगा। अभी इस वीडियो में तो इतना सब नहीं हो सकता, इसमें तो जस्ट एक मैं आपको जानकारी दे रहा हूं जिससे कि आप ये चेक कर लो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। उसके बाद हम थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपके फोटो सिग्नेचर कैसे रखने हैं आपको। तो आपको फोटो अपने JPEG फॉर्मेट में रखने हैं। उसका साइज भी दे रखा है इन्होंने, 10 से 20 KB का होना चाहिए। हाइट भी दे रखी है, हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, और कोई भी सिग्नेचर और फोटो आपके ब्लर नहीं होने चाहिए। ब्लर होगा तो आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। लास्ट डेट मैंने बताई दी 18 अप्रैल 2024 है, 11 बजे तक रात के आप इसको भर सकते हो। और फॉर्म की मात्र जो फीस है वो 100 रुपीज़ है जो आयोग आपसे लेगा। तो ये चीज़ें जनरल चीज़ें हैं जो आपको पहले से तैयार रखनी है। इसमें देखो फोटो के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखी है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, कैप पहन के फोटो खिंचा देते हैं, या कहीं पर भी आप किसी मतलब अपने किसी फंक्शन में गए, शादी में गए, वहाँ की फोटो अपलोड कर देते हो। तो ऐसी कदाचित ना करें। अपने सिंपल जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होती है उसको स्कैन करके अपने पास रखें, सॉफ्ट कॉपी में JPG फॉर्मेट में, उसी को अपलोड करें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ SSC JEE। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो आपका फ़ी है, फ़ी का जो मोड है वो आप ऑनलाइन फ़ी को पेमेंट करेंगे। भीम ऐप से कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो ये जनरल चीज़ें हैं। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, करेक्शन। तो पहले तो मैं यही बोलूँगा कि ध्यान से पढ़ो। अभी 28 तारीख के आज जस्ट फॉर्म आया है,
इसको एक बार इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो गलती होगा ही नहीं। फिर भी कोई गलती हो जाती है इंसान से, तो ऐसी स्थिति में आयोग ने आपको 2 बार मौके दे रखे हैं कि आप 2 बार अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो, 22 तारीख और 23 तारीख को, यानी 22 अप्रैल और 23 अप्रैल के बीच में आप 2 बार करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन करेक्शन जो आप कर रहे हैं वो फ्री में नहीं है। करेक्शन करने के लिए यदि आप पहली बार करेक्शन करते हैं तो करेक्शन चार्जेस 200 लगेंगे, और यदि आप सेकंड टाइम, जो कि मैंने बोला कि 2 बार हम करेक्शन कर सकते हैं, लिखा भी एप्लीकेशन 2 टाइम ड्यूरिंग द विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, तो आप सेकंड टाइम करेंगे तो आपको 500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे, और अब जो फॉर्म सबमिट हो चुका, अब इसके अंतर्गत कोई भी चेंज फर्दर नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करें आराम से तसल्ली से फॉर्म भरें, पूरा अच्छे से रीड आउट करके कहाँ कहाँ आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या आपकी कैटेगरी है, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो जो जनरल चीज़ें हैं ना आपकी, जैसे कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम, मदर नेम, आपका नेम, सब हाई स्कूल से मैच करके भरो, कभी गलती नहीं होगा। इसके अलावा आप कौन कौन सी पोस्ट सेलेक्ट कर रहे हो, उन चीज़ों को आप ध्यान से भरेंगे तो इस तरह की संभावना गलत होने की बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अब हम सेंटर्स देख लेते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर। तो जो भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो डिपेंड करेगा कि आप किस जोन के एग्जाम सेंटर ले रहे हैं। जिस जोन के आप एग्जाम सेंटर पहला आपने सेलेक्ट कर दिया, उसी जोन के आपको बाकी के 2 सेंटर और सेलेक्ट करने होंगे, क्योंकि आपको अधिकतम 3 सेंटर की चॉइस देनी है। फिर आयोग अपने हिसाब से आपको उनमें से कोई भी एक सेंटर अलॉट कर देगा। तो जैसे जो लोग मान लीजिए यूपी के रहने वाले हैं, तो यूपी में आपका कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, या प्रयागराज है, वाराणसी, तो अगर उन्होंने मान लीजिए मेरठ सेलेक्ट कर दिया तो दूसरा सेंटर भी उनको इसी में से कोई ना कोई सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि सेंट्रल रीजन के अंतर्गत आता है। जो लोग ईस्टर्न रीजन के हैं, उन्होंने मान लीजिए पोर्ट ब्लेयर सेलेक्ट कर लिया, तो उनको इनमें से कोई भी पोर्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक ही जोन के, किसी भी एक रीजन के ही तीनों सेंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सेंटर जोन से भर रहे हैं तो इनमें से कोई भी सेंटर देख लीजिए जो आपके घर के नियर बाई हो। आप ईस्टर्न जोन से डाल रहे हैं तो इसमें आप कोई भी फॉर्म देख सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी, जैसा जनरली रेलवे में होता है कि आप जिस जो बोर्ड में जोन में डालोगे उसी जोन की वैकेंसी आपके लिए होंगी, नहीं, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, जस्ट एक एग्जाम सेंटर के लिए बस। तो एग्जाम सेंटर आप कहीं पर भी दे सकते हो, जो भी आपके लिए उचित है उस प्लेस को दे सकते हो। वैकेंसी आप सभी के लिए वो कॉमन है, चाहे आप कहीं से भी एग्जाम दो, कहीं पर भी आप फॉर्म भरो। जबकि रेलवे में जैसे भी लोको पायलट की वैकेंसी थी, तो उसमें क्या होता है कि आपके अलग अलग जोन होते हैं, कि यदि आप नॉर्दर्न रीजन से भर रहे हो तो आप नॉर्दर्न रीजन में एग्जाम दोगे, और नॉर्दर्न रीजन में जो वैकेंसी है उसमें आप लोग एलिजिबल हो। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आप जो भी फॉर्म भरते हैं वह फॉर्म आपका उसी एरिया के अंतर्गत रहता है, और आपकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो सभी के लिए रहते हैं, चाहे आप कहीं पर भी एग्जाम दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आपको 3 सेंटर ऑप्ट करने हैं, कोई भी 3 सेंटर आपको देने पड़ेंगे अपने उसके लिए। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो एग्जामिनेशन इसका पैटर्न होता है, 2 पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट होता है, एक पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जो आपका होगा उसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे दोनों। पेपर फर्स्ट भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, पेपर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें पहला जो आपका पार्ट आएगा पेपर फर्स्ट में, वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी 50 नंबर की, जनरल अवेयरनेस आपकी 50 नंबर की आएगी, और जो टेक्निकल पार्ट होगा वो आपका 100 नंबर का आएगा। उस 100 में से पार्ट ए आपका सिविल से संबंधित होगा, पार्ट बी आपका इलेक्ट्रिकल से, और पार्ट सी आपका मैकेनिकल से। अब जो आपकी ब्रांच है, मान लीजिए मेरी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो मैं क्या करूंगा, पार्ट सी को अटेम्प्ट करूंगा। चूंकि ऑलरेडी मैंने मैकेनिकल सेलेक्ट कर रखा है, मेरा एडमिट कार्ड भी मैकेनिकल लिखा हुआ, तो मुझे वहां पर पार्ट सी करना है। तो कई बार बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, कंफ्यूजन कर देते हैं कि सारे पार्ट अटेम्प्ट करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपने जो आपकी ब्रांच है, जो आपने ऑप्ट कर रखा है, वही ब्रांच का आप पेपर यहाँ पर अटेंड करेंगे। ये ऊपर का फर्स्ट और सेकंड तो सभी के लिए कॉमन रहेगा, लेकिन ये ब्रांच स्पेसिफिक हो जाएगा, जो भी आपकी ब्रांच है उसी के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने होंगे। उसके बाद जो लोग इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, तो ध्यान रखना है कि आपको उसी अकॉर्डिंग की तैयारी करनी है। उसके बाद जो आपका पेपर 2 होगा, पेपर 2 भी इसी प्रकार से होगा, ये प्योर टेक्निकल होगा, और इसके अंतर्गत आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन वहां पर आपका सॉल्यूशन करने के बाद ऑप्शन आपको टिक करनी पड़ेगी, ऑप्शन आपको वहीं पर मिलेगी, उसमें आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। कैलकुलेटर भी इसी सिस्टम के अंतर्गत होगा, आप ऑनलाइन कैलकुलेटर भी इसके अंतर्गत यूज कर सकते हैं। और इसमें भी वही कंडीशन है कि आप यदि सिविल वाले हो तो क्या केवल आप सिविल वाला पार्ट अटेम्प्ट करोगे, आप अगर इलेक्ट्रिकल वाले हो तो आप इलेक्ट्रिकल वाला करोगे, मैकेनिकल वाले हो तो मैकेनिकल वाला करोगे। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स दिखाए जा रहे हैं। जैसे 50 नंबर 50 मार्क्स के 50 नंबर आपके क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, और यहाँ पर जो सब्जेक्टिव आप करेंगे वहां पर एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, यानी कि 100 क्वेश्चन है तो 300 मार्क्स के, और ये 2 घंटे का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो ये चीजें आप लोग अपनी देख लीजिएगा एक बार कि आपकी क्या ब्रांच है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। निगेटिव मार्किंग जैसे मैंने बताई 0.25 निगेटिव मार्किंग है हर रॉन्ग आंसर के लिए पेपर फर्स्ट में, एंड 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर सेकंड। यानी पेपर फर्स्ट में आपको अगर गलत करते हो तो 0.25 निगेटिव मिलेगा, और पेपर सेकंड में आपको 1 नंबर निगेटिव मिलेगा।
तो ये जनरल कंडीशन है जो भी सारी मैंने आपको बता दी है। बाकी सिलेबस दे रखा है इन्होंने कि जनरल अवेयरनेस का क्या सिलेबस है, इंटेलिजेंट रीजनिंग का क्या सिलेबस है, टेक्निकल सिविल का क्या सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल का क्या है, मैकेनिकल का क्या है। ये पेपर फर्स्ट का है और अकॉर्डिंगली ये पेपर सेकंड का है। तो आप एक बार अपनी ब्रांच के हिसाब से अपना सिलेबस देख के उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको जानकारी दी है ये आपको मैंने पेपर से संबंधित, फॉर्म से संबंधित और कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं और कितनी कितनी वैकेंसीज है, ये मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया है। इसके अलावा जो हम इसमें देख सकते हैं कि और क्या क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी है, तो जैसे बीआरओ के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है कि बीआरओ में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जो भी मैंने बताया, जो भी एनेक्सर आपका XVI में दिया हुआ है। जैसे मैंने बताया कि आपको फिजिकल स्टैंडर्ड फिट होना चाहिए। और इसके अलावा आपका एक रनिंग माइल टेस्ट होगा जिसमें आपको शायद 1 माइल की रनिंग होती है, वो आपको 7 मिनट के अंतर्गत पूरी करनी होती है। ये केवल बीआरओ के अंतर्गत ही होगा, तो इसको भी आप तैयार रखेंगे जो बीआरओ को में जाना चाहते हैं। इसके अलावा ये मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए बोलते हैं कि पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड में ये क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, चूंकि कट ऑफ जो जाती है उससे कहीं बहुत ऊपर जाती है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग मार्क्स सिर्फ बताने के लिए है कि सबके जनरल के 30%, ओबीसी के 25% और सभी कैटेगरी के 20% होंगे, तभी वो पेपर सेकंड दे पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जब आप पेपर फर्स्ट आप देंगे तो जो भी मेरिट बनती है लगभग 70-80% तक, तो उतनी पर ही मेरिट जाएगी, उससे कम नहीं जाती। उसके बाद ही पेपर सेकंड वो लोग एलिजिबल होते हैं पेपर सेकंड को देने के लिए। तो आप इस मेरिट, इस जस्ट कट ऑफ को ना देखें, आप देखें कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा है, कितने पर आपकी मेरिट बनी, कितने पे टॉपर था, कितने पे मेरिट बनी, उस हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। तो ये जनरल एक जानकारी थी जो भी इस वीडियो में मैंने बताई आप सभी लोगों को। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा, रीड आउट करिएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए, इसको भी एक बार रीड आउट कर लेना है इसमें। और इसके साथ साथ में जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक में सैंपल के साथ, कल अगर समय मिला तो कल मैं एक सैंपल फॉर्म भर के आप लोगों को दिखा दूंगा। अगर आपको फिर कोई डाउट रहेगा तो आप उसके अकॉर्डिंगली मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये दिया हुआ भी है इसके अंदर कैसे ऑनलाइन फॉर्म को भरना है, पर फिर भी मैं इसकी एक वीडियो बना के आपको भेज दूंगा जिसमें आप लोग देख के इसको और आसानी से फिलअप कर सकते हो। और कुछ इन्होंने फॉर्मेट दे रखे हैं, जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड के फॉर्मेट दे रखे हैं क्या क्या हैं, या डिसेबिलिटी के फॉर्मेट दे रखे हैं, जो लोग डिसेबिलिटी PH कैंडिडेट हैं उनके क्या क्या डिसेबिलिटी होगी। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा इन सभी फॉर्मेट्स को, जो जिसके लिए आवश्यक हो। कैटेगरी के लिए अपना आप देख लीजिएगा कौन सा किस कैटेगरी से संबंधित है। इसके अलावा जो फिजिकल स्टैंडर्ड होंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जैसे अभी मैंने बताया BRO के लिए तो 1 माइल रन है, ओनली पासिंग द टेस्ट इज मैंडेटरी, टेस्ट को पास करना मैंडेटरी है, और 10 मिनट इसका लिए समय रहेगा। तो ये चीज़ भी आप लोग जो BRO वगैरह में जाना चाहते हैं वो इस तरह को तैयार कर रखेंगे अपने आप को कि वो इसको फुलफिल कर लें। इसके अलावा रीजनल फिजिकल स्टैंडर्ड हैं, सब एरिया की वाइज अलग अलग है, तो जो जिस रीजन से बिलोंग करता है उसके लिए ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए BRO या जिसमें भी फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, कंप्लीटली मैंने आपको बता दी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, बाकी मैं कल आप लोगों को एक कंप्लीट कैसे ऑनलाइन फॉर्म को भरना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।